हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का और उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बढ़िया तरीके से एकदम होली के गुलाल में रंगीन होंगे। होली खेलिए, लेकिन इस क्लास का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपके जीवन में जो है वो रंग अगर कोई ला सकता है तो वो नौकरी ला सकती है। आप बढ़िया से तैयारी करते रहिए, बढ़िया से आप लोग मस्त तरीके से साथ ही साथ होली भी खेलते रहिए। तो चलिए भाई, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार, हैप्पी होली। आप लोग मस्त रहें, जबरदस्त रहें, जिंदाबाद रहें भाई। और आप लोग के चेहरे पर ये मुस्कान देख के लगता है भाई कि आप लोग की होली एकदम बढ़िया गुजर रही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि आज जो है बच्चों, आपने देखा होगा कि हमने हमने जो बैचेस हमने जो आपको ऑफर दिया था, वो ऑफर आप लोग मस्त तरीके से बुना चुके हो अच्छे से। और आज जो है ऑफर लेने के बाद आपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो है ना क्या किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने भैया कोर्स परचेज कर लिया है। और अब जो है आप लोग हमसे अगर जुड़ चुके हो एप्लीकेशन में, तो बस बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से करेंगे पढ़ाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का मूल रूप संविधान डॉट 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 द्वारा किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है। मतलब भारत का संविधान जो है वो हाथ से किसने लिखा था? देखिए भाई, रफी अहमद किदवई है, कैलाश नाथ किदवई है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है, या कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हैं। आप लोग आराम से इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से कर सकते हो। जो विद्यार्थी मेरे साथ रेगुलर बेसिस पर जुड़े हैं वो तो भैया मस्त तरीके से इसको कर ही लेंगे, है ना भाई। चलिए, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हो जाएगा भाई। सभी का स्वागत भैया। आज तो कम से कम लेट नहीं आना है, आज टाइम से रहना है क्लास में। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हो जाएंगे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हो जाएंगे, जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने हस्तलिखित किया है भारतीय संविधान को। हस्तलिखित किया है ना, हस्तलिखित किया किसे? भारतीय संविधान को। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि ये बताओ किसके द्वारा चित्रकारी की गई भारतीय संविधान पर। तो भारतीय संविधान पर चित्रकारी किसने करी है? तो चित्रकारी का जब भी पूछेगा आपसे, आप कहेंगे सर नंदलाल बोस हो जाएंगे। नंदलाल बोस ने जो है चित्रकारी करी है। नंदलाल बोस ने मेरे भाई जो है चित्रकारी करी है। आगे आपको यह बताना है कि जो मूल संविधान था मेरे लाडलो, जो आपका मूल संविधान था, इस मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? तो आर्टिकल यहां पर 395 थे, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे भाई 22 इसमें भाग थे, 22 इसमें भाग थे, 8 इसमें अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो हो गई है वो कितनी हो गई है? वो हो गई है भैया 12। लेकिन प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या तो मात्र 8 ही थी, ठीक। चलिए अगला देखो, किस बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना को परियोजना से हाथ हटा लिया था? तो सरदार सरोवर बांध है, कोनार बांध है, भाखड़ा नागल बांध है, या अलमट्टी बांध है। प्रश्न बहुत ही अल्टीमेट है, बस आप लोग क्वेश्चंस को देखिए और आंसर करने की कोशिश करिए। तो आप बोलेंगे सर ये सरदार सरोवर बांध ही हो जाएगा, तो दूसरे का राइट आंसर तो हम लोग यहां पर ए कर देंगे। सरदार सरोवर बांध है, आपको पता है कि नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर हो जाएगा। ये गुजरात के अंदर अहमदाबाद में है, गुजरात के अंदर अहमदाबाद में ये बांध रहेगा भैया। नर्मदा की बात कर लें तो ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगी भाई। गिरने वाली सबसे लंबी नदी यही है जो कि साउथ इंडिया से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। ये जो है ये भ्रंश घाटी में बहती है बच्चों, भ्रंश घाटी में बहती है, ये आपको पता है, भ्रंश घाटी में बहती है। इसी नदी पर जो है धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात जो है, जलप्रपात किस नदी पर है? तो बच्चों धुआंधार जलप्रपात जो रहेगा वो इसी नदी पर हमको देखने को मिल रहा होगा। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद आंसर आपका है। अगला देख लेंगे और जवाब देंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे सम्मिलित है? आर्टिकल 20 में क्या प्रावधान किया गया है, बताएंगे जरा। आर्टिकल 20 में क्या प्रावधान किया गया है? तो पदवियों का उन्मूलन है। तो आप उनसे पदवियों का उन्मूलन तो आर्टिकल 18 में, तो ये तो होगा नहीं, है ना, ये तो होगा नहीं। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करें तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है वो आर्टिकल 23 और 24 में है। आर्टिकल 23 और 24 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है ना। अगर हम नागरिकता के अधिकारों की बात करें तो नागरिकता के अधिकार जो है वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 में देखने को मिलेंगे। सहकारी समिति, सॉरी ये वाला आप थोड़ा हटा दीजिएगा यहां से, है ना। तो ये आपका
आपको यहां पर क्या देखना है, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, ये किसके तहत है, तो ये भारतीय संविधान का एक भाग 9(9)(b) हो जाएगा। यहां पर सहकारी समितियों, और आर्टिकल 43 में भी है, आप यहां पर आप लिख सकते हैं आर्टिकल 43 में भी ऐसा कहा गया है। चलिए भाई, तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है ये आर्टिकल 20 का विषय है। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न देखो जरा, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, बताएंगे आप लोग। अल्फ्रेड नोबेल साहब के द्वारा किसका आविष्कार किया गया है, माइक्रोफोन का नहीं भैया, डायनामाइट का। डायनामाइट का आविष्कार किया गया है। और इन्हीं की जन्म तिथि पर 1901 में क्या प्रारंभ किए गए थे, तो प्रारंभ किए गए थे नोबेल प्राइज। इन्हीं के लिए, इन्हीं की स्मृति में नोबेल पुरस्कार या नोबेल प्राइज की शुरुआत की गई है। नोबेल प्राइज की जो है शुरुआत की गई है। ऐसे कौन से भारतीय हैं, जरा कमेंट करके बताओ भैया, किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है। मतलब अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कह रहे हो सर जी क्लास तो वैसे तुम लोग बस पढ़ाई करो, है ना, तुम लोग का मन पढ़ाई में लगना चाहिए। तुम लोग ना, मुझे पता है क्या लगता है, तुम लोग पढ़ाई से ज्यादा ना आज एकदम रंगीन हो रहे हो। गुलाल, कहीं होली, ये छोड़ दो, होली गुलाल जो है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई भी जरूरी है। ठीक है भैया, तो किसे किसे मिला है भैया ये आपका नोबेल प्राइज, तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को मिला था। टैगोर साहब को साहित्य के क्षेत्र में मिला है। इसके बाद आप बात कर रहे होंगे तो सीबी रमन साहब को भौतिकी में मिला है, आपको पता है। इसके बाद आप कहेंगे सर यहां पर हरगोविंद खुराना जी हैं, हरगोविंद खुराना साहब को चिकित्सा में मिला है। किसमें, चिकित्सा के अंदर मिला था। यहां पर आप हरगोविंद खुराना के अलावा यहां बात कर रहे होंगे तो कौन हो जाएंगे, मदर टेरेसा हो जाएंगे। मदर टेरेसा को किसमें मिला है, तो मदर टेरेसा को यहां पर जो है शांति में मिला था, शांति में मिला है। ठीक है भैया, अमर्त्य सेन को किसमें मिला है मेरे लाडलो, तो अर्थशास्त्र में हो जाएगा, अर्थशास्त्र में हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं आप कैलाश सत्यार्थी, तो कैलाश सत्यार्थी साहब को किसमें मिला है, तो ये भी शांति के क्षेत्र में ही मिला है। बचे हुए कौन हैं, तो अभिजीत बनर्जी जी हैं। तो अभिजीत बनर्जी को किसमें मिला, तो अभिजीत बनर्जी को भी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये भारतीय लोग हो जाएंगे जिनको नोबेल पुरस्कार अब तक मिल चुका है ना, अब तक मिल चुका है। तो आप लोग शानदार तरीके से क्वेश्चंस के आंसर देते चलिएगा। चलो भाई, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है, जो परमाणु होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, परमाणु जो है, ये जो परमाणु है मेरे भाई, इस परमाणु के बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके परमाणु के बाहर चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। आपने पढ़ा होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु की कक्षा को छोड़ करके बाहर चला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल। इसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, है ना। परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर दे रखे हैं, बी में दे रखे हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं और परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए, हरित एनजीटी की स्थापना बताइए। एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी के बारे में जरा बता दीजिए मेरे भाई, एनजीटी की स्थापना कब हुई है, बताइएगा। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई है, आपका जवाब आना चाहिए कि सर एनजीटी की जो स्थापना हुई है वो 2010 में हुई है, 2010 में हुई है। तो यहां पर पहले तो आंसर आप 2010 कर देंगे। इसका एनजीटी का जो अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसमें 20 सदस्य शामिल होते हैं। इसका एनजीटी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है ना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा भैया, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हमको देखने को मिल जा रहा होगा। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हमको देखने को मिल जा रहा होगा। बर्लिन किस देश की राजधानी है, बताइए जरा। क्वेश्चंस बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हैं आज के, तो इसीलिए सेशन को शेयर करना, सेशन को लाइक करना, और हाँ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा बड़ा भी करिए, क्योंकि ये चैनल पूरे डेडिकेशन के साथ आपकी तैयारी में और आपके सपनों को पूरा करने के साथ जी रहा है। ठीक है भाई, तो बताओ जरा बर्लिन जो है इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी। आप कहेंगे सर बर्लिन जो है वो कहां की कैपिटल है, बर्लिन जो है वो जर्मनी की कैपिटल हो जाएगी। आपको पता रखना चाहिए सर। हंगरी की क्या है, तो हंगरी की बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट जो है बुडापेस्ट हो जाएगी। आपसे पूछे कि ग्रीस की क्या है, एथेंस है,
ग्रीस की जो हो जाएगी वो एथेंस हो जाएगी। अच्छा आप लोग बताओ जॉर्जिया कैपिटल क्या हो जाएगी भाई? तो जॉर्जिया की कैपिटल आपकी टिबिलिजी है। क्या होता है भैया? टिबिलिजी। तो टिबिलिजी जो है ये जॉर्जिया की कैपिटल हमको देखने को मिल रही होगी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो जाता है? किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन या क्रोमियम? तो एनीमिया जो रोग है वो किसकी कमी से हो रहा है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और आयरन की कमी से ही हमारे गले में एक घेंगा नाम का रोग हो जाता है। भैया कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग जो है ये भी आयरन की कमी से ही होता है। देख लो जरा। ब्लू बेबी सिंड्रोम भूजल में डॉट 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 खनिज प्रदूषण के कारण होता है। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो किस कारण से होता है? मैग्नीज है, नाइट्रेट है, मैग्नीशियम है या पोटेशियम है? बताओगे मेरे भाई? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया भैया। सभी साथी आंसर किया करो। जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर भी कर दो आप लोग, है ना। जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर भी आप लोग कर देंगे। तो नाइट्रेट की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो है वो किसकी कमी से हो रहा है? तो इसी की कमी से हमें देखने को यहां मिल रहा होगा। अगला देखो, तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सम्मिलित है? ये तप्त द्वीप है। तप्त द्वीप का संबंध किससे रहेगा? ज्वालामुखी विस्फोट से बना द्वीप है, गर्म क्षेत्र से द्वीप है, उष्ण महानगर है या ताप शक्ति संयंत्र से घिरे क्षेत्र है? क्या हो जाएगा? आपको इस क्वेश्चन का सही शानदार जवाब देना है। तो 10 का जो है आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? उष्ण महानगर कह सकते हैं। उष्ण महानगर आप लोग कह सकते हैं। द्वीप की बात हो रही है तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताइए। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा भाई? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आप लोग क्या बताने वाले हैं? मेडागास्कर कहेंगे। कौन सा भैया? तो ग्रीनलैंड कहेंगे ना भाई। ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो रहेगा ना मेरे भाई वो कौन सा रहेगा? तो आप लोग यहां पर कहेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये माजुली है। माजुली कहां पर है? तो माजुली जो है ये असम में रहेगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर रहेगा। देखो जरा, इनमें से भारत का कौन सा जीवमंडल रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीव मंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? बताओ जरा, विश्व जीव मंडल तंत्र का कौन सा हिस्सा नहीं है? 11 का जरा आंसर बताओ। तो आप उनसे ये कच्छ जीव मंडल रिजर्व है ना, ये नहीं है। मतलब इसको अभी यूनेस्को लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, ये गुजरात में है। इसको आप लिखेंगे, इसको जो है यूनेस्को लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है ना। चल, निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है? बहुत बढ़िया भाई। ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो भूमिबंध देश है? जरा आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सेशन का आंसर भी आप लोग लगा ही देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बढ़िया तरीके से लगा देंगे भैया, है ना। बढ़िया तरीके से कर देंगे तो आप लोग शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर भैया जरूर करते चलिए। और आपको जो है ना, आपको जो है क्या करना है, आपको जो है चीजों को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो जो भी साथी क्लास में आ गए हैं वो सेशन को शेयर जरूर करेंगे भाई। और अगर आपने सेशन को शेयर कर दिया है तो बताते भी चलिएगा कैसे शेयर किया है, कहां शेयर किया है। और आप लोग के लिए एक बेहतरीन शायरी है, क्योंकि भाई होली का समय चल रहा है। तो होली के जैसी एक बहुत अच्छी गजल है। उलझ के तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, उलझ कर तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं। मैं यमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, मैं यमुना की तरह निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं भी इलाहाबाद हो जाऊं। तो आप जो है जब नौकरी ले लेंगे ना, आप जब नौकरी ले लेंगे तो आप भी जो है किसी गंगा के साथ इलाहाबाद हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वही करते हैं भाई। तो निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है? तो आप कहते हैं भूमिबंध देश, तो यहां पर कौन सा है? यहां पर भूटान ही ना हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए पाकिस्तान के साथ भी अरब सागर की जो है, अरब सागर की सीमा जो है टच करती है। अरब सागर जो है
अरब सागर की जो सीमा है वो टच करती है। चीन के साथ दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा मेरे बाबू, दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा ना, कौन सा भैया, तो दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। और म्यांमार के साथ किसकी, तो म्यांमार के साथ बंगाल की खाड़ी की सीमा, तो बंगाल की जो खाड़ी है उसकी सीमा म्यांमार के साथ टच करती है। लेकिन भूटान जो है ये भूमिबंध देश है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं भैया क्या, इसको हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री कई बार पूछा गया है। देखो जरा, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था। भाई जो कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम लिखी है वो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें मिलता है। तो आपसे पूछा गया कि इसमें जो अग्निमित्र है वो किसका पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग है, कनिष्क है, अशोक है, बिंदुसार है, किसका पुत्र होगा भैया। तो यहां पर आप कहेंगे सर ना तो कनिष्क का है, ना अशोक का है, ना बिंदुसार का है, ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। तो 13 का राइट आंसर हम ए करेंगे, है ना। पुष्यमित्र शुंग का अध्यक्ष पुत्र था। इसी पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी। शुंग वंश की स्थापना करी है। ये भारत का पहला ब्राह्मण वंश है, भारत का पहला ब्राह्मण वंश हो जाएगा, है ना। पूछा जाता है आपसे कि भारत का पहला ब्राह्मण वंश कौन सा है, तो मेरे भाई वो यही हो जाएगा शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग साहब ने ही करी थी। बात याद रखिएगा भाई। अगर आपसे कनिष्क की बात पूछे तो कनिष्क जो है वो कुषाण शासक था और सबसे शक्तिशाली कुषाण शासक यही है। सबसे शक्तिशाली कुषाण शासक कौन हो जाएगा, वो यही हो जाएगा। इसी के समय पर 4th बौद्ध संगीति हुई है। चौथी जो बौद्ध संगीति थी वो किसके समय पर हुई, वो इसी के समय पर हुई है। कहां पर, तो कुंडलवन कश्मीर के अंदर, कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई है मेरे भाई। और इसी संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था। अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक है और अशोक के पापा जी का नाम था बिंदुसार, है ना। पापा जी का नाम क्या है भाई, बिंदुसार था। चलिए भैया अगला देख लेंगे आंसर क्या रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। मतलब ये पूछा गया है कि संसद का जिक्र मेरे भाई कहां पर मिलता है, संसद का जिक्र कहां पर मिलता है, बताइए भाई। और भैया मैं जो है आपको बता दूं कि आज की जो क्लास रहेगी वो आपके लिए बहुत ही शानदार सी क्लास रहने वाली है ना। लगभग 1.5 से 2 घंटे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से क्लास में जबरदस्त से क्वेश्चंस लेकर आया हूं, है ना। और आपको पता, ये बात को ध्यान रखना है कि हमारे देश के एक बहुत ही सामाजिक विचारक रहे हैं गोपाल दास नीरज साहब। गोपाल दास नीरज ने ना एक बहुत ही शानदार सी कविता लिखी है। अगर आपकी इजाजत रहेगी तो मैं आपको वो कविता जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज आप कविता सुनने के मूड में आए हैं और मैं भी वही कविता सुनाने के मूड में ही हूँ, क्योंकि होली का समय है। जब तक शेरो शायरी और कविताएं ना हो तब तक मजा ही नहीं आएगा। तो भैया हमारे और आपके बीच जो है बहुत ही शानदार सी कविता है, समझिएगा। कि बदन पे जिसके सरावत का पैरहन देखा है, होता ना बहुत से लोग चेहरे से बड़ा शरीफ दिखाई देते हैं। बदन पे जिसके सराफत का पैरहन देखा है वो आदमी भी यहाँ हमने बदचलन देखा है। समझ रहे हैं, बदन पे जिसके सराफत का पैरहन देखा वो आदमी में यहां हमने बदचलन देखा। खरीदने को जिसे कम थी दौलते दुनिया, खरीदने को जिसे कम थी दौलते दुनिया, किसी कबीर की मुट्ठी में वो रतन देखा है। मुझे मिला है वहां अपनी ही बदन जख्मी, मुझे मिला है वहां अपनी ही बदन जख्मी, कहीं जो तीर से घायल कोई हिरन देखा है। बड़ा न छोटा कोई फर्क बस नजर का है, सभी पे चलते समय एक कफन देखा है। तो एक दिन पता क्या होता है, एक दिन आप जानते हैं कि इस दुनिया में अगर हम और आप लोग आए हैं तो अगर कोई चीज सच्ची है, अगर कोई चीज सच है तो वो है मृत्यु। हमें नहीं पता हम आने वाले समय पर बहुत बड़ा काम करेंगे, घर होगा, मकान होगा, कौन होगा ये नहीं पता, लेकिन अगर कोई चीज अगर पता है तो वो है मृत्यु। मृत्यु सच है, आनी है। समय कब होगा उसके लिए तय ये भगवान जाने भाई, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक इंसान जिए तब तक बहुत बिंदास जिए और चरित्र उसका सफेद कपड़े की भांति होना चाहिए। इंसान को अगर सच में जीना है तो वो ये सोचकर जिए कि मेरा चरित्र सफेद कपड़े की तरह, अगर एक भी धब्बा लगा तो जीवन भर नहीं छूटेगा। तो इसीलिए उसको चरित्र अपना पाक साफ रखना चाहिए। बाकी तो दुनिया चलती रहेगी, है ना, चलती रहती है। आपको पता है आर्टिकल जो है वो 79 है। 79 में संसद का जिक्र मिलता है भाई। आर्टिकल 79 जो है वो किसका उल्लेख मिलेगा बच्चों, संसद का उल्लेख मिलेगा। और हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या संसदीय प्रणाली की सरकार है
हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय प्रणाली की सरकार है, ये कहां से ली है हमने? ये हमने यूके से ग्रहण कर ली है। मतलब यूके से हमने इस व्यवस्था को ग्रहण किया है। और ये जो संसद है उसके 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, आर्टिकल 52 हो जाएगा, आर्टिकल 52। इसके बाद राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, आर्टिकल 80 में उल्लेख मिलेगा। और इसके बाद आता है लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, और इसका उल्लेख हमको 81 में मिलेगा। तो ऐसे आप लोग यहां पर मेरे भाई देख सकते हैं ना, ऐसे आप लोग जो है यहां पर मस्त तरीके से देख सकते हैं। बाकी तो आप जैसा कहें, जैसा कहेंगे वैसा आपको मिल ही जा रहा है। बढ़िया तरीके से हम पढ़ाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप कभी कभी ध्यान रखा करो, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर आपका समय बर्बाद होता है, इसका मतलब यह है कि आप अपने समय के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। और आप अगर समय के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं ना, तो खुद के साथ भी आप बिल्कुल भी न्याय नहीं कर रहे हैं, याद रखो मेरे भाई, ठीक है। चलिए, अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? अनहिलवाड़ या अनहिलवाड़ा कहते हैं कभी कभी। तो अनहिलवाड़ या अनहिलवाड़ा किस राजवंश की थी? तो सोलंकी शासकों ने अनहिलवाड़ को अपनी कैपिटल बनाया था। सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा अनहिलवाड़ को अपनी कैपिटल बनाया था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? ऐसा कौन है जो राज्य विधान मंडल को बना सकता है और खत्म भी कर सकता है? बताओ भाई। विधानसभा है, संसद है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है। देखो भाई, राज्यपाल का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 153 में, 153 में। राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 52 में। संसद का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 79 में। और विधानमंडल का उल्लेख, विधानसभा का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 170 में। लेकिन हमारे देश में क्या भैया, संसद के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है? वो विधान परिषद का गठन भी कर सकती है और समाप्ति भी कर सकती है। तो आप समझिए, विधान परिषद भैया, विधान परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 169 में है। 169 में विधान परिषद का जिक्र मिलता है। वर्तमान में कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। और जरा आप लोग बताओ मेरे भाई, कौन कौन से 6 राज्य हैं? जल्दी से कमेंट कर दो मेरे लाडलो, कौन से 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद वर्तमान में है? आप कहेंगे सर हमको सब पता है। कुछ स्टूडेंट लिखना स्टार्ट कर दिए हैं भाई। यही बस आपकी ऊर्जा और यही आपका जोश चाहिए, है ना? यही ऊर्जा और यही जोश चाहिए। बाकी सभी विद्यार्थी क्लास में आ गए हैं। अपना जो लड़का है भैया, अजय नहीं दिख रहा है। अजय भाई जल्दी कमेंट कर दो। बाकी कमेंट तेज चल रहे हैं तो मुझे कमेंट नहीं दिख रहा है। बाकी अजय, अगर तुम आ गए हो तो हेलीकॉप्टर का फोटो भेज के जरा भैया कमेंट कर दो। चलो भाई, ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहां पर किया गया था? तो पहला इंपीरियल कॉलेज जो है वो देहरादून में खोला गया था। किसके लिए? तो ये फॉरेस्ट स्कूल था, फॉरेस्ट स्कूल था भाई, देहरादून में खोला गया है। देखो, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई है? इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलते हैं, कैट। अच्छा, क्यों बनाया गया था ये कैट? हमारे देश में प्रशासनिक सेवा में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, प्रशासनिक सेवाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी जो भी गतिविधियां होती हैं, उनके जो भी आपसी झगड़े या उनकी दिक्कतें होती हैं, उनको सुलझाने के लिए इस ट्रिब्यूनल को बनाया गया था। ये कब बनाया गया है जरा कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई। तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, कैट की स्थापना। ठीक है भाई, कैट की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार एक समिति की सिफारिश पर करती है, जिस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, है ना, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं, और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। अगर आपसे हमारे देश में प्रशासनिक सेवा की बात करें तो जो जैसे IAS है, IPS है, IFS है, इन पर कंट्रोल करने के लिए ये क्या हुआ भी, ये ट्रिब्यूनल बनाया गया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 312 है। 312 में इनको क्या कहा गया भैया? इनको ऑल इंडिया सर्विस कहा गया है। ऑल इंडिया सर्विस की संज्ञा इनको ऑल इंडिया सर्विस कह सकते हैं, या इनको और क्या कहा जा सकता है? तो ऑल इंडिया सर्विस के अलावा मेरे भाई IAS, IPS और IFS को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो अखिल भारतीय सेवा बोलेंगे। तो यही क्या है हमारे देश में? यही हमारे देश में मेरे भाई अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, है ना, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इनका उल्लेख आर्टिकल 312 में मिलता है। इनके लिए परीक्षा कराने वाली एजेंसी कौन सी है भाई? जो अखिल भारतीय सेवा के लिए परीक्षा कौन कराता है? तो UPSC कराता है भाई, संघ लोक सेवा आयोग, जिसका उल्लेख 315 में मिलता है।
जिसका उल्लेख 315 में हमको देखने को मिल रहा होगा। बहुत ही जबरदस्त है भैया आपका। अगला देख लेते हैं फिर। मोन खमेर भाषा, मोन खमेर भाषा समूह डॉट 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 से सम्मिलित है। मोन खमेर भाषा समूह का संबंध किससे है? ऑस्ट्रो एशियाई समूह है, द्रविड़ है, इंडो आर्यन है या चीनी तिब्बती है? बताओगे जरा क्या हो जाएगा? तो ये ऑस्ट्रो एशियाई हो जाएगा। आपसे पूछे भाई भाषा समूह की, अगर आपसे पूछे भाषा समूह की, तो जरा आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बताओ जरा, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? तो आप जानते हैं भाई हिंदी। हिंदी जो है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है और भारत की ये राजभाषा भी है। ये भारत की राजभाषा भी हो जाएगी। इसको 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अच्छा, आपको पता है कि 10 जनवरी को भी हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मना रहे होते हैं। और याद रखो भाई, तुम लोग ये कमेंट करते हो सर जी क्या कैसे हमारा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। तुम लोग को कमेंट पढ़ने से ना तुम लोग की नौकरी नहीं लग जाएगी। आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि होली में अगर आप लोग समय निकाल के आए हो, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन लेकर जाओ, है ना। इसीलिए आज कमेंट नहीं ले पाऊंगा किसी भी विद्यार्थी की। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन के आंसर करते रहिएगा भाई। चलो भैया अगला देख लो। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है? ऐसा कौन सा भाग है जिसमें आपातकालीन प्रावधान शामिल है मेरे भाई? भाग 20 में है क्या? नहीं नहीं नहीं, भाग 20 में तो संशोधन है। संविधान में संशोधन भाग 20 में है। अगर हम भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में निर्वाचन है। निर्वाचन भाग 15 में है। अगर आपसे पूछे सर जी भाग जो आपका 12 दे रखा है, इसमें भी नहीं है, भाग 18 में है। आपातकाल जो है ना ये भाग 18 में है। और भाग 18 में आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 352 से लेकर 360 है। 352 से लेकर 360 रहेगा। इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे आपातकाल। जैसे 3 प्रकार का आपातकाल होता है हमारे देश में। नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है हमारे देश में, राज्य आपातकाल हो जाएगा, हमारे देश में वित्तीय आपातकाल हो जाएगा भाई, वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। तो आप ऐसे जमा सकते हैं कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 360 या आर्टिकल 360, इसके अकॉर्डिंग जो है ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला देखो, फंड जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऐसे फंड जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किए जाते हैं उन फंडों को क्या कहा जाता है? कर बचत है, इंडेक्स फंड है, बैलेंस्ड फंड है या गिल्ट फंड है? कौन सा फंड होता है वो? तो आप बोलेंगे सर इस फंड को हम गिल्ट फंड बोलते हैं। मतलब जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं इनको गिल्ट फंड कहा जाता है। 21 का हम डी कर सकते हैं। चलो, निम्न में से कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण की विधि है? ऐसी कौन सी है जिसे हम जन्म नियंत्रण की प्रभावी विधि मानते हैं? अस्थि सुस्थिरता है, सूर्य श्रृंगीयता है, नसबंदी है या बात स्फीति है? बताओ जरा मेरे भाई, कौन सी है? बात स्फीति है। मैं आपको लखनऊ की घटना बताऊंगा। अभी मैं लखनऊ के एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें लखनऊ की घटना दे रखी थी। पता नहीं एग्जैक्ट लखनऊ की है कहां की है, कि एक दंपत्ति थे भाई, पारिवारिक रूप से दंपत्ति कौन होता है? शादीशुदा एक जोड़ा है। तो दंपत्ति थे, उन्होंने नसबंदी 2-3 साल पहले कराई थी। और नसबंदी एक टाइम पीरियड होता है भाई, इतने समय तक हमें नसबंदी करानी है। तो नसबंदी कराई, लेकिन वो महिला जो थी वो बेचारी प्रेग्नेंट हो गई, उनके बच्चा हो गया। अब वो आदमी है वो सवाल पूछ रहा है सरकार से भी और लोगों से भी कि भैया नसबंदी कराए थे, ये क्या चल रहा है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया? तो भैया देखो, संपूर्ण भारत में तो 2010 में, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 2011 में इसको लागू किया गया था। अगर हम बात करें
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की अगर हम मेरे भाई यहां पर बात करें तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि सर जी भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21A, जिसमें कहा गया है कि हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ऐसे बच्चे जिनकी एज 6 से 14 वर्ष है, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे भैया। ठीक है, इसी में आपको देखने को मिलेगा कि सर इसको कब जोड़ा गया, तो 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002 में, इसको जोड़ा गया। इसके लिए हमारे देश में आरटीई एक्ट लाया गया 2009 में, और 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया गया था कि हम भाई सभी स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल हैं, वहां पर आरटीई के तहत शिक्षा प्रदान करेंगे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे भैया। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की एज कितनी होती है? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आपको पता है कि ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है मेरे भैया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है, ये 1993 में स्टेब्लिश हुआ है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, हमें याद रखना पड़ेगा। ये मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए लाया गया था, और यहां पर आपसे पूछ रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि सर जी ये 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो जाए वही कार्यकाल होता है। और मैक्सिमम विद्यार्थियों ने आंसर इसका सही किया है, तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं उनको बढ़िया तरीके से जो है रेगुलर बेसिस पर ले रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं थ्योरी बेसिस पर कराता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन कराया, उसके बाद एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, जब भी आप लोग ऐसे क्वेश्चंस के आंसर यहां पर कर पा रहे हैं। अगला देख लेते हैं, ... एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रॉ सेना, नौसेना एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। तो इंटरपोल है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई है, संयुक्त आसूचना समिति जेआईईसी है, या राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है। तो 25 का जो आंसर रहेगा वो सी हो जाएगा, है ना। संयुक्त आसूचना समिति इसको बोलते हैं, जेआईसी बोलते हैं। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए प्राधिकरण स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है? प्राधिकरण स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है, देख लो जरा मेरे भाई कौन सा है। तो अनुच्छेद 323A है, 323B है, 239A भी है, या 239AA है। तो आपका 26 का जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, वो 323B हो जाएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके सामने लिखता हूं और उनके मुझे आंसर देते चलिएगा। जैसे मैं आपसे बोलूंगा ये आर्टिकल 266 में क्या है, आर्टिकल 267 में क्या है, जरा बताओ मेरे भाई। 266 267 में क्या है, आर्टिकल 279A में क्या है ना, आर्टिकल 280 में क्या है, आर्टिकल 243 में क्या है ना, आर्टिकल 243 के अलावा 344 में क्या है, आपको बताना है कि आर्टिकल 368 में क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से जरूरी हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं। जरा बताओ भाई, सभी लिखा करो, 1-2 लोगों ने गारंटी नहीं ले रखी है, सभी लोग लिखा करो आंसर। तो 266 में भारत की संचित निधि है। आपको पता है जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं भारत के अंदर आती हैं तो उनके लिए जो पैसा होता है वो इस संचित निधि से ही निकाला जाता है। ठीक है, 267 में आकस्मिक निधि है, मतलब भारत के अंतर्गत कोई भी आकस्मिक घटना हो जाए, कोई भी आकस्मिक घटना होने के बाद जो पैसा आता है वो इसी आकस्मिक निधि से आता है। लेकिन इस पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता, इस पर राष्ट्रपति कंट्रोल होता है। अगर यहां से पैसा निकाला जाएगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। 279A में जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी परिषद हो जाएगी, जीएसटी परिषद है भाई। जीएसटी काउंसिल का मतलब जान रहे हैं, जीएसटी परिषद। जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है एक, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। 280 में हमें देखने को मिलेगा वित्त आयोग, वित्त आयोग 280 में हो जाएगा। 243A में पंचायत है और नगर पालिका है, पंचायत है, नगर पालिका है और सहकारी समितियां भी हैं, सहकारी समितियां भी हैं। 344 में राजभाषा आयोग का जिक्र मिलता है, राजभाषा आयोग का जिक्र देखने को मिलता है। 368 में भारत के संविधान में हम क्या कर सकते हैं, संविधान संशोधन। तो संविधान में संशोधन के लिए यहां प्रावधान देखने को मिलते हैं 368 में। बहुत ही गजब है ना, बहुत ही गजब भाई, शानदार आंसर आप लोग करते हो, लेकिन कुछ ही विद्यार्थी करते हैं बस। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बताओ भाई। इनमें से ऐसा कौन सा है जो संवैधानिक निकाय नहीं है, वो गैर संवैधानिक निकाय में आता है। हाँ भैया,
हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। आप बताओ ये इसका आंसर क्या रहेगा? तो उम्मीद है कि आप लोग बता पाएंगे। देखो, राज्य लोक सेवा आयोग की जिक्र करें तो राज्य का लोक सेवा आयोग है, कोई भी हो 315 में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, राज्य का वित्त आयोग की बात करें मेरे भाई तो 243 आई में इसका जिक्र मिलता है। अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो आर्टिकल 243 के में इसका जिक्र मिलता है। अब बचा क्या? सूचना आयोग। तो राज्य का सूचना आयोग ये कैसा है? ये एक विधिक निकाय है। ये कैसा है? गैर संवैधानिक निकाय है। इसको हम विधिक निकाय बोलते हैं। विधिक निकाय का मतलब ये पहले था नहीं, लेकिन इसको संसद में विधि बनाकर लाया गया था, एक एक्ट के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। ठीक, चलिए अगला देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए। जो एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है भैया, एनडीबी। एनडीबी की अगर हम बात कर ले यहां पर तो आपको पता है 2004 में जो है, सॉरी 2014 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। 2014 में इसकी स्थापना हो जाती है ना। इसके पहले अध्यक्ष में केवी कामत दे रखे हैं क्या? तो पहले अध्यक्ष जो है वो केवी कामत ही हो जाएंगे। केवी कामत जो है इसके पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देख लो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान करते हैं? बताइए भाई। ये औषधि है, खेल है, कृषि है, पत्रकारिता है? बताओगे तो भैया देखो, अगर हम यहां पर देखें तो पुलित्जर पुरस्कार तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है ना, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। इसकी शुरुआत जो है 1917 से की गई है। 1917 से पुलित्जर पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार प्रारंभ जो है कब से किया गया है? तो 1917 से ही किया गया है। खेल की बात करें भैया तो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड बताओ जरा। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भारत का? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसे बोलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी खेल में ही होता है, लेकिन वो शिक्षक को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है, मतलब जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है भाई। यहां पर आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़े पुरस्कारों में जो है एक अर्जुन पुरस्कार भी शामिल है। ये भी खेल क्षेत्र में दिया जाता है और खिलाड़ी को दिया जाता है। ये खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, चलिए, सामान्य इनपुट स्ट्रीम के पूर्णांक डेटा करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कैनर क्लाउड की पद्धति कैसी होती है? तो 30 का जरा जवाब करिएगा भाई। तो कैसी होती है? व्हाइट स्ट्रीम इसको बोलते हैं, व्हाइट स्ट्रीम। देखो, PIN कोड प्रणाली का उपयोग भारत में कब हुआ था? PIN का मतलब बताओ जल्दी बताओ, PIN की फुल फॉर्म क्या होती है? PIN की फुल फॉर्म बताइएगा मेरे भाई, क्या होती है PIN की फुल फॉर्म? तो 31 का आपको आंसर देना, तो आप बोल सकते पोस्टल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। क्या भैया? तो पोस्टल, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर, इंटरनल नंबर इसको बोलते हैं। इसकी शुरुआत जो है भारत में हुई है 15 अगस्त 1972 से, 1972 से हुई है। तो 1972 दे रखा है, ये दे रखा है। तो 15 अगस्त 1972 से इसकी शुरुआत जो है हमको देखने को मिल जाती है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 35 में कहा गया है कि कांस्टेबल रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारी के खिलाफ आरोपों की जांच केवल ... से अधिकार का प्रयोग करने वाले अधिकारी ही कर सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है जिसको हेड कांस्टेबल बोले या ASI बोले। ASI कोई हमारे यहाँ जो है हेड कांस्टेबल कहा जाता है। मान लो हेड कांस्टेबल ने कोई अपराध किया है, तो इसके अपराध की जांच को इसके अपराध जो है, इसने मान लो क्या कर दिया, कोई अपराध कर दिया है ना, और इसने कोई अपराध कर दिया, इसकी जांच करने का अधिकार किसको है? कौन जांच कर सकता है? सरकारी अधिकारी, IPS अधिकारी, मजिस्ट्रेट या सरकारी क्लर्क कर सकता है। तो आप बोलेंगे सर यहां पर क्योंकि ये पद बड़ा है तो यहां पर जो है इसकी करने का अधिकार जो है वो मजिस्ट्रेट के पास है। मजिस्ट्रेट जो है इसकी जांच करवा सकता है। हाँ, चलिए भैया अगले प्रश्न को देख लेंगे फिर। माल और सेवा कर किस तरह का कर है? जो GST है, GST किस तरह का कर होता है? GST, तो आप बोले सबसे पहले तो GST के बारे में जानो भैया। GST परिषद जो है, GST परिषद के बारे में सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ GST काउंसिल के बारे में जान लेना है। इसका उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 279A में। जैसे ही मैंने 279A लिखा आपके समझ में आ जाना चाहिए कि सर शुरुआत में ये नहीं था,
ये बाद में जोड़ा गया, क्योंकि ए जुड़ा है इसका मतलब ये बाद में ही जोड़ा गया है। लेकिन संवैधानिक दर्जा दिया गया तो ये भी क्या है, ये भी संवैधानिक आयोग बन गया है। ये भी कैसा आयोग हो गया है, अब संवैधानिक आयोग हो गया है। हालांकि ये मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसको 101वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। 101वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। 2016 में ये संशोधन हुआ था और जीएसटी काउंसिल को 2017 से मान्यता मिल गई है कि ये एक कैसा आयोग है, ये एक जो है संवैधानिक आयोग हो जाएगा भाई। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है जो किस किस पर लगता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स का मतलब वस्तु पर लगता है, वस्तु पर लगता है, और सर्विस का मतलब सेवा पर लगता है, सर्विस का मतलब सेवा पर। तो वस्तु और सेवा दोनों पर ये टैक्स लगता है, वस्तु और सेवा दोनों पर ये टैक्स हमको देखने को यहां पर मिल रहा होगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। भारत का आईटी अधिनियम कब आया है, देखो भाई आईटी अधिनियम का मतलब ये है कि हमारे देश में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर बहुत ज्यादा बर्बरता हो रही है, बहुत ज्यादा भैया वहां पर ना लोगों ने साइबर अपराध करना स्टार्ट कर दिया है। तो उसके लिए आईटी अधिनियम आया है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी डाल दे जा रहा है मान लीजिए, तो आईटी एक्ट के तहत जो है उस पर क्या भाई अपराध जो है सिद्ध होता है उस पर। तो आईटी एक्ट आया कब था, तो आप बोले तो 2000 में आया है, वर्ष 2000 में आईटी एक्ट आया था। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राक्केंद्रियों में मौजूद नहीं होता है। कोशिका द्रव्य है, केंद्रक झिल्ली है, कोशिका भित्ति है या राइबोसोम्स है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो मैक्सिमम में नहीं पाया जाता है, बताओ भाई ऐसा कौन सा है जो मैक्सिमम में नहीं पाया जाता। तो आप बोलेंगे सर ये केंद्रक झिल्ली, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स बोलते हैं भाई। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले एचआईवी से संक्रमित हो गया था, बताओ भाई। आपके बीच में कोई व्यक्ति रह रहा है, कैसे मालूम कर पाओगे कि ये व्यक्ति जो है 1 साल पहले ही इसको एचआईवी एड्स हो गया था। देखो भाई सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो एचआईवी है, एचआईवी एक वायरस होता है, एचआईवी एक वायरस होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस। ये एक वायरस होता है, ये एक वायरस होता है। ये वायरस किसमें पाया जाता है, ऐसे व्यक्ति में ये वायरस मेरे भाई पाया जाता है जिसको एड्स हो गया है, जिसको एड्स हो गया है। एड्स जो है AIDS बोलते हैं। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है, तो आप बोले सर हमें जो है एड्स के जांच के लिए ना एलिसा टेस्ट कराना होता है। अगर एलिसा टेस्ट में कोई व्यक्ति जो है पॉजिटिव पाया गया, इसका मतलब उसे एड्स है। कैसे जांच कर पाएंगे, तो 36 में आप देखो रक्त में एंटी एचआईवी एंटीबॉडी द्वारा अगर हम उसकी जांच करेंगे तो हमें बॉडी के अंतर्गत क्या होगा, उसके बॉडी के अंतर्गत जो है एंटी एचआईवी और एंटीबॉडी जो है उसके बॉडी में पाई जाएंगी, ठीक है। बाकी देखिए रक्त कणिकाओं की संख्या द्वारा, वजन में कमी और थकान के द्वारा, निरंतर बुखार 1 महीने से अधिक आ जाए, ये तो चीजें मान लो होती ही हैं, लेकिन मेन जो है वो डी हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा हो सर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एचआईवी हो गया है, हम कैसे इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। देखो अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी चीज है जो आपको पता चल रहा है कि सर बहुत लंबे समय से सही नहीं हो रही है ना, क्योंकि एचआईवी के दौरान आपकी बॉडी जो है वो किसी भी बीमारी से लड़ने की जो है क्षमता को खो देती है, यानी रोग निरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। कोई भी आपको बीमारी होगी वो ठीक नहीं होगी जल्दी ही। जैसे मान लो जुकाम हो गया तो लगातार बना रहेगा, बुखार आएगा तो लगातार बुखार बना रहेगा, वजन एकदम से 10 किलो 12 किलो कम हो जाएगा। ये सब क्या है, लक्षण होते हैं एचआईवी के। एचआईवी फैलता कैसे है, मान लीजिए कि आप जो है अपने किसी भी मान लो किसी के साथ अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं, और शारीरिक संबंध अगर आप ऐसी महिला के साथ बनाते हैं, ऐसे पुरुष के साथ बनाते हैं जो पहले से एचआईवी पॉजिटिव था, तो वो क्या होगा भाई, संबंध बनाने के दौरान ही वो क्या होगा, आप लोग के अंदर वो वायरस आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे। या कभी कभी क्या होता है कि जो नाई की दुकानें होती है ना, नाई की दुकानों पर भाई नाई क्या करता है, एक ही प्रकार के उस तरह का यूज करता है, ब्लेड चेंज करता है, बेशक उस तरह एक ही होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको एचआईवी पॉजिटिव था,
वो उस नाई पे बनवा के आया और आप भी गए, उसने क्या करता है भाई, बहुत से नाई क्या करते हैं कि मान लो उस पे कभी भी वो डिटॉल वगैरह नहीं डालते हैं। अगर एक ही उस तरह से आपको बना दिया और आपको कट गया कहीं, उसको भी कटा था और आपको भी कटा, तो आपके ब्लड में जो है वो एंटर कर गया, तो आपको एचआईवी हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। बहुत से लोग हमारे देश में मन चले हैं जो क्या करते हैं, वेश्यागृह चले जाते हैं, तो वहां पर अगर आप वहां शारीरिक संबंध बनाएंगे, वेश्याओं को मोस्टली जो है एड्स जैसी समस्याएं होती हैं, तो आपको एड्स हो जाएगा। या फिर आप आपको कोई बीमारी होगी, अगर आपने बिना किसी जांच के ब्लड चढ़वा लिया, तो और जिस व्यक्ति ने आपको ब्लड दिया है वो एचआईवी संक्रमित है, तब भी आप जो है एचआईवी संक्रमित हो जाते हैं। तो ये जो है क्या होती है भाई, ये जो है एचआईवी होने के कुछ कारण होते हैं। एचआईवी को समाप्त करने के लिए और लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एचआईवी दिवस मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एचआईवी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो छुआछूत की बीमारी हो। मान लो आपकी कंपनी में, आपके संस्थान में, आपके घर में किसी को एचआईवी एड्स हो गया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जो वायरस होता है वो ऐसे ही आपको ऐसे ही जो है आपकी बॉडी में प्रवेश नहीं करेगा, वो प्रवेश करने के जो मैंने कुछ कारण बताए हैं तभी प्रवेश करेगा। आप एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। आप उसके साथ जो है किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि नहीं कर सकते जो कि आपको जो कि मतलब आप, सीधी सी बात है कि आप शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे, उसका ब्लड जो है आप नहीं ले सकते हैं, उसका अगर ब्लड कहीं पर कट गया है बॉडी में तो आप जो है उसको टच नहीं करेंगे। ये सब कारण होते हैं जिसके आपकी बॉडी में ये एंटीबॉडी प्रवेश कर जाते हैं। अगला देखो भाई, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस है मेरे भाई, वो कब मनाया गया था? जरा कमेंट करिए और बताइए। 1980 में, 1972 में, 1979 में, 1973 में? बताओगे मेरे भाई? अब आपको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाते कब हैं? विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया कब जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 5 जून को मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को ये दिवस हम लोग मना रहे होते हैं। 37 का आंसर करेंगे हम डी, कि 1973 में पहली बार मनाया गया था। 1973 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, जिससे कि लोग पर्यावरण के प्रति सचेत हो जाए। अगर जल जंगल जमीन रहेंगे तभी हम जिंदा हैं। जल जंगल जमीन नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि आपको पता है आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं विकासवादी दौर है। आज हर व्यक्ति विकास कर रहा है, फैक्ट्री या नई नई कंपनियां, नए नए घर बढ़िया खुल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है भैया, CO2 जो है वो भारी मात्रा में रिलीज हो रहा है। CO2 रिलीज हो रहा है, लेकिन CO2 जब रिलीज होगा तो उसको जो है ऑब्जर्व करने के लिए, अवशोषित करने के लिए कोई चीज चाहिए। CO2 को अवशोषित कौन करते हैं? पेड़ पौधे करते हैं, है ना। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो CO2 क्या होगा भाई, बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि इंसान को जो है सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। हमारे देश के जितने बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, यहाँ पर लोगों को श्वास रोग की बीमारियां क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो CO2 एयर में है ना, वो एयर में जो CO2 है वो सांस लेने के दौरान आपकी बॉडी प्रवेश करती है और फेफड़ों को डैमेज कर देती है। ठीक, चलिए भाई, 8 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का थीम क्या था भाई? 18वां प्रवासी दिवस जो प्रवासी दिवस था, इसका थीम बताइए भाई। पहले तो आपको शायद ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को यह दिवस मनाते हैं। इसका नाम क्या है? जिसका नाम भाई क्या है? तो प्रवासी भारतीय दिवस है। प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? महात्मा गांधी जो थे ना, ये दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस लौट कर आए थे। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की स्मृति में ये दिवस मनाते हैं। 2025 में भुवनेश्वर के अंदर 2025 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये मनाया गया था। थीम आपसे पूछा गया है कि सर जी थीम क्या था? तो 38 का आंसर हो जाएगा, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान क्या है। हमारा भारत जो विकास कर रहा है, इस विकसित भारत में जो प्रवासी भारतीय हैं उनका जो है क्या योगदान है, इसी को थीम मान करके हमने 2025 में से मनाया था, सेलिब्रेट किया था। ठीक है, चलिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन सा देश रहा है? मतलब 23-24 के दौरान हमने किस देश के साथ सबसे ज्यादा निर्यात किया था, हमने किस देश से सबसे ज्यादा वस्तुएं खरीदी थी? तो आप बोलेंगे सर ये तो USA हो जाएगा भैया, USA से सबसे ज्यादा चीजें हम खरीदते हैं। ठीक है, चलिए। हाल ही में त्रिसेवा डिजर्ट हंट अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया था?
सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चंस का आंसर देना है। लगभग पिछले 50 मिनट से आपके साथ में जो है पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप सही से ध्यान नहीं दे रहे हैं भैया, सही से ध्यान दीजिए, है ना। ये कहां पर भैया ये अभ्यास किया गया था? तो ये अभ्यास जो है ये जोधपुर में किया गया था, जोधपुर में किया गया है भाई ये अभ्यास। आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये हैदराबाद है ना, हैदराबाद, इस हैदराबाद को भारत का मक्का मदीना कहा जाता है। भारत का मक्का मदीना कौन सा? हैदराबाद है। अगर आप मक्का मदीना नहीं जा पा रहे हैं तो आप हैदराबाद जा सकते हैं, हैदराबाद घूम के आ सकते हैं। ऐसा क्या है भैया हैदराबाद में? तो हैदराबाद में चार मीनार हैदराबाद में है, चार मीनार हैदराबाद में हो जाएगी भैया, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो हैदराबाद है ना, जो हैदराबाद है आपका, इस हैदराबाद को निजामों के द्वारा बसाया गया था, ठीक। चलिए, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकारों के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिखाई पड़ते हैं? बताओ भैया, भारत के अंतर्गत मानव अधिकारों के लिए किन आर्टिकलों में फंडामेंटल राइट्स की यहां पर जो है बात करी गई है? तो 41 का जो आंसर रहेगा ये आपको पता है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में है। देखो, अगर हम अपने अधिकारों की बात करें तो भारत के संविधान में लोगों के दो प्रकार के अधिकार है ना, टू टाइप्स ऑफ राइट्स। तो टू टाइप्स ऑफ राइट कौन कौन से हैं भैया? दो प्रकार के जो है अधिकार कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर दो प्रकार के हैं। एक तो आपके हैं वाद योग्य, अवाद योग्य हो जाएंगे, एक तो आपके अवाद योग्य हो जाएंगे, दूसरे वाद योग्य हो जाएंगे। अवाद योग्य और वाद योग्य में डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस ये होता है कि ऐसे अधिकार जिनके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं वो है आपके मूल अधिकार, अगर इनका हनन होता है तो ये आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और यहां पर आर्टिकल 12 से लेकर 35 में इनका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। दूसरे हैं अवाद योग्य, जिनको बोलते हैं डीपीएसपी। अगर सरकार ने इनके विकास पर या इन पर कोई जोर नहीं दिया या इनका हनन हुआ तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 में ये देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहां पर आंसर कर सकते थे। देखो भाई, आर्टिकल 51A में क्या है? मूल कर्तव्य है। ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं आते हैं, ये मूल कर्तव्यों में शामिल होते हैं। मूल कर्तव्य जो है ये भारत के संविधान में थे नहीं, इनको 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के भाग 4A में और आर्टिकल 51A में हमको ये देखने को भैया मिल रहे होंगे, ठीक। चलिए फिर अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या रहेगा। अगला है, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां बनी थी? बताओ भाई। देखो भाई, भारत का संविधान का निर्माण संविधान सभा ने ही किया है, डेफिनेटली संविधान सभा ने ही संविधान का निर्माण किया। लेकिन यह है कि भाई जब संविधान का निर्माण हुआ तो कितनी समितियां बनाई गई थी? तो इनमें समितियों की संख्या तो हम ये कहेंगे, क्योंकि पूछा क्या गया है, इस संविधान सभा का संविधान तैयार करने के लिए समितियां कितनी थी? तो समितियों की संख्या तो आप लोग यहां पर ये बोलोगे सर 23 समितियां थी, 23। जो 23 कमेटी बनाई गई थी, 23 कमेटी जो यहां पर बनाई गई है ना, इनमें दो प्रकार की कमेटियां थी, भाई 23 में। 15 कमेटी छोटी थी, 15 समितियां छोटी समितियां थी और 8 जो है ये बड़ी समितियां थी। 8 जो है बड़ी समितियां, 15 छोटी हैं, 8 बड़ी हैं। 8 बड़ी कौन कौन सी हैं? प्रारूप समिति, अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर, है ना। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति और मूल अधिकार समिति। अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। इसके अलावा संचालन समिति, नियम प्रक्रिया समिति, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। तो ये 8 समितियां थी भाई, 8 समितियां। बड़ी वाली पूछ लेता है आपसे, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? झारखंड में, बिहार में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में। तो 43 का जरा जवाब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो आप बोलेंगे सर 43 का आंसर तो डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा यहां आंसर। तो जो आपका कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर जो है ये क्या है? वर्तमान में एक संघ शासित प्रदेश है, संघ राज्य है, संघ शासित प्रदेश है, संघ राज्य हो जाएगा। और ये भी हमको मेरे भाई यहां याद रखना पड़ेगा मेरे लाडलो कि संघ शासित प्रदेश कब बनाया गया है? तो ये 2019 में बनाया गया है।
2019 से पहले यहां पर क्या हुआ करता था, आर्टिकल 370, जिसके तहत इसे स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, है ना। बाद में इसको हटा दिया गया है, अब ये स्पेशल स्टेट नहीं है, ये भारत के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश है। सौर ऊर्जा का स्रोत बताइए। आज हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती है, और सूर्य से ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सबसे बड़ा स्रोत तो भैया सूर्य है। तो क्या हो जाएगा भाई, तो नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है, सूर्य का संकुचन है, सूर्य का प्रसार है। तो आप बोलेंगे सर ये नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन में होता क्या है, नाभिकीय संलयन में होता क्या है, ये हमारा सूर्य है, सन है। सूर्य के अंतर्गत क्या होता है भैया, सूर्य के अंतर्गत छोटे छोटे जो अणु है ना, छोटे छोटे जो अणु है वो क्या करते हैं, एक विशाल परमाणु का निर्माण करते हैं। यही है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। याद रखोगे भैया आप लोग, है ना, याद रखोगे तो ये आपका हो जाएगा। अगला देखो फिर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है, बताओ भाई। और जल में नहीं घुलता है। एड्रीनोसिन ट्राइफास्फेट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एटीपी बोलते हैं, एटीपी। दंतवल्क है, आपका न्यूक्लियोटाइड है, या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है, बताओ कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऐसे इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो 45 का हम बोल सकते हैं सर दंतवल्क को हम क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट बोलते हैं क्या, टूथपेस्ट बोलते हैं क्या, ठीक है। तो ये हमारा बी हो जाएगा। देखो डिएगो गार्सिया कहां स्थित है, डिएगो गार्सिया किस महासागर में है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर, किस महासागर में हो जाएगा। तो आप बोल सकते ये आर्कटिक महासागर जो है ना, इसको तो श्वेत महासागर बोलते हैं भैया। यहां पर ना क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर डाउन रहता है कि यहाँ पर तो समुद्र, नलियां, नाले या फिर जो नहरें वहरें सब जम जाती हैं, सब जमी रहती हैं। तो 46 का जो जवाब रहेगा बच्चों यहाँ, वो क्या हो जाएगा, वो हिंद महासागर हो जाएगा। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया स्थित हो जाएगा। आपसे पूछा प्रशांत महासागर, ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा रहेगा मेरे लाडलो, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर यही है ना, बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। और गहरे के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि सबसे गहरा जो है कौन सा गर्त है, तो इसको हम चैलेंजर भी बोलते हैं, चैलेंजर बोलते हैं भैया, है ना, चैलेंजर बोलते हैं। अटलांटिक महासागर को एस आकार का महासागर कहा जाता है, एस आकार का महासागर अटलांटिक महासागर को बोलते हैं। पर्यावरण संरक्षण को से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था, बताओगे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है 47 का आंसर आराम से कर ले जाओगे, अगर ध्यान दिया गया होगा तो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, या पर्यावरण न्यायाधिकरण है। थोड़ी देर पहले ही बताया है ना। कुछ विद्यार्थी तो समझ गए कि हाँ सर समझ में तो आ गया है भैया, कुछ विद्यार्थी नहीं समझे हैं, तो वो भैया नहीं समझे हैं तो समझ लो आंसर क्या हो जाएगा, एनजीटी हो जाएगा भाई। एनजीटी का मतलब फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है। ये क्या करता है, पर्यावरण संरक्षण के विषय में काम करता है, और जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं उनको सजा देने का प्रावधान भी इसलिए क्या है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो है अर्ध न्यायिक निकाय भी है। एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी, 2010 में इसकी स्थापना जो है की गई, ठीक है। चलो अगला देख लो, फिर अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है, छोटी आंत का उंगली की तरह छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है वो क्या कहलाता है। इसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं, बिली बोलते हैं, या एल्वियोली बोलते हैं। 48 का जरा जवाब करिएगा मेरे भाई, क्या कहलाता है इसको, तो इसको हम बिली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो छोटी आंत का उंगली की तरह का जो छोटा हिस्सा होता है इसको बिली कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है भाई। तो ऐसे क्वेश्चंस को गलत करने का मतलब है कि आप जो है स्वयं के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, है ना। तो धोखेबाजी नहीं चलेगी भैया, धोखेबाजी तो आपको करनी ही नहीं है। अगर आप धोखेबाजी कर रहे हैं इसका मतलब आप जो है जीवन में बहुत दुख पाएंगे भैया, ठीक है। बहुत शानदार। हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है, खेलो होली।
खेलो खेलो भैया, है ना। एक विद्यार्थी कह रहा सर जी कुछ हो जाए। हाँ भैया हो जाए कुछ, शेर व शायरी। तो मैं दिल जले आशिकों के लिए सुना देता हूँ एक कहानी। एक एक बहुत बढ़िया है। जैसे मान लो आप जिससे प्रेम करते हो, आपकी नौकरी न लगे, वो शादी वादी होके चली जाए, फिर भी तुम उसे कॉल वॉल करो, उसको याद करो, फिर वो आपसे कुछ कहे। उस तरह कहानी है कि जब प्यार नहीं है तो बुला क्यों नहीं देते, जब प्यार नहीं है तो बुला क्यों नहीं देते, खत किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते। जब प्यार नहीं है तो बुला क्यों नहीं देते, खत किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते, किस वास्ते लिखा है हथेली पे मेरा नाम, किस वास्ते लिखा है हथेली पे मेरा नाम, मैं हर पे गलत हूं तो मिटा क्यों नहीं देते। लिल्ला अब रोज उलझन से निकालो, तुम मेरे नहीं हो ये बता क्यों नहीं देते। रह रह के न तड़पाओ ए बेदर्द मसीहा, हाथों से मुझे जहर पिला क्यों नहीं देते। जब उसकी वफाओं पे यकीन नहीं है, जब उसकी वफाओं पे यकीन तुमको नहीं है, हसरत को निगाहों से गिरा क्यों नहीं देते। तो ये जो है आप अपने जीवन में इस कविता को याद रखिए, और आप जिसको भी भेजना चाहते हैं मान लीजिए तो आप भेज भी सकते हैं, है ना। बहुत से लड़के होते हैं ना कि यार कुछ ऐसा मिल जाए हमको कंटेंट, काश हम उसको भेज पाए, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत तो नहीं है ना। क्योंकि आप जो है जैसे मान लो हमने कुछ बोल दिया, किसी भी टीचर ने कुछ बोल दिया, उन्हीं के भरोसे आप प्रेम किए हो, है ना। जब भी दुख होता है तो ऐसी कहानियां काट करके भेजते हो। तो आप लोग जो है अपने हिस्से की नहीं बात कह पाओ तो आपकी बात को पहुंचाने के लिए मैं तैयार हूं, है ना। चलिए भाई, तो बताओ जरा, लाइकेंस डॉट 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 प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है, क्या हो जाएगा 49 का आंसर। तो आप बोलो सर ये क्या हो जाएगा, सह्योपकारिता हो जाएगा, इसको हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। देखो जरा, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहां तक है, आपको पता है। अगर हम यहां भारत की बात करें भाई, अगर हम यहां भारत की बात करें इस प्रकार से, तो भारत के अंदर ना ये भारत की बेस लाइन है। बेस लाइन से लेकर, भारत की बेस लाइन से लेकर आपको पता रखना पड़ेगा कि लगभग 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है ना, ये भारत की क्या होती है, ये भारत का ही क्षेत्र होता है। यहां पर भारत जैसे अपनी भूमि पर अधिकार रखता है वैसे ही अधिकार रखता है। तो भाई आईपीसी ये कहती है कि हमारी जो 12 नॉटिकल मील है वहां तक हमारा क्षेत्राधिकार है ना, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्राधिकार हो जाएगा। लेकिन आपको पता है ये जो आईपीसी है, ये आईपीसी अब बची नहीं है। 1860 में आईपीसी को बनाया गया था और 1862 से इसको लागू कर दिया गया। लेकिन अभी क्या है भैया, ये समाप्त कर दी गई है और इसको रिप्लेस करके क्या आ गया है, बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता। ये 2023 में बनी है और 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है, तो इसने इसको रिप्लेस कर दिया है। देखो जरा, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई। कैप्टन जेम्स कुक ने किस महाद्वीप को खोजा था, जरा बताओ मेरे भाई, किस महाद्वीप को जेम्स कुक साहब ने खोजा है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। 51 का जरा जवाब दे दो तो आप बोल रहे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज कैप्टन साहब ने करी थी, है ना। तो कैप्टन साहब के द्वारा करी गई है। लिख लेते हैं मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है भैया, सबसे छोटा है लेकिन सबसे प्यारा है। ठीक है भैया, प्यारा कैसे है, तो प्यारा इसीलिए कि यहां पर क्या है, यहां पर डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। तो डाउन्स घास के मैदान यहां पर पाए जाते हैं। इसके पास सोना चांदी बहुत है, तो यहां पर सोने की कुछ खान है, सोने की कुछ खान है इसके पास। कौन कौन सी खान है भैया, तो काल गुरली और कूल गार्डी, काल गुरली और कूल गार्डी, ये सोने की खाने हैं। होता है ना कि भाई जो सबसे छोटा प्यारा बेटा घर का होता है तो मम्मी का लाड होता है, पापा का लाड होता है, भाइयों का लाड होता है, ले ले तुझको जो लेना है। तो सोने की सबसे बड़ी खाने इसी के पास है भैया। ठीक है, यहीं पर मर्रे और डार्लिंग नदियां बहती हैं। तो मर्रे और डार्लिंग जो नदियां हैं, मर्रे और डार्लिंग नदियां यहीं पर हैं। यहीं पर डार्लिंग श्रृंखला बोलते हैं, डार्लिंग रेंज, डार्लिंग जो रेंज है या डार्लिंग श्रृंखला है वो यहीं पर तो स्थित है, यहीं पर तो डार्लिंग श्रृंखला है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी, दुनिया का सबसे बड़ा क्या भैया, जो कहते हैं कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर याद नहीं आ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, सॉरी ना, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति वो यहीं पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्सों में आपको देखने को मिल रही है। किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है
जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो इनमें से ऐसी कौन सी वायुमंडलीय परत है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है? तो ये आपकी समताप मंडल में है ना, स्ट्रेटोस्फीयर इसको बोलते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्षोभ मंडल जो है, यहां पर समस्त समस्त जो आपकी पर्यावरणीय घटना यहीं पर होती है। समस्त पर्यावरणीय या मौसमी घटनाएं, मौसमी घटना जो है वो यहीं पर होती हैं। जैसे जैसे बादल का बनना, जैसे वर्षा का होना, जैसे आंधी तूफान आना, तो आंधी तूफान जो है वो यहीं पर महसूस हो रहा है। इसके अलावा ओलावृष्टि होना, ओलावृष्टि होना, जैसे कोहरा दिखाई पड़ना, ये सब जो है इसी में होता है, क्षोभ मंडल के अंदर। तो क्षोभ मंडल का मतलब पृथ्वी के आसपास का जो मंडल है, इसको क्षोभ मंडल के नाम से भी हम लोग जान रहे हैं मेरे भैया। अगला देख लेते हैं, संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? संसद को नंबर 1, सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। तो 53 का जरा आंसर करेंगे। आप बोलेंगे सर ये दोनों ही बातें सही हैं, ये दोनों ही बातें सही हो जाएंगी। हमारे देश में जो संसद है ना, हमारे देश में संसद है, ये केंद्रीय विधायिका है ना, इसको केंद्रीय विधायिका कहा गया, केंद्रीय विधायिका है ये। संसद क्या हो जाएगी भैया? तो संसद जो है मेरे भैया ये केंद्रीय विधायिका है, और भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख मिलता है। केंद्रीय विधायिका का मतलब यहां पर किससे है? तो केंद्रीय विधायिका का मतलब यहां पर इस बात से है कि देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा निकाय यही है। देश के अंदर कानून बनाने का सबसे बड़ा निकाय कौन सा है? वो यही हो जाएगा, संसद। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में इनमें से किसने भारत में दौरा किया था? मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आने वाला विदेशी व्यक्ति बताइए। फायान है, वेनसांग है, अश्वघोष है, वसुमित्र है। अश्वघोष है, वसुमित्र है। तो 54 का आपका आंसर आएगा सर, ये फायान हो जाएगा। फायान भारत में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त सेकंड जो था भैया, इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसके दरबार में नवरत्न थे। तो नवरत्न जो है वो सबसे पहले तो इसी के दरबार में रहे हैं। नवरत्न सबसे पहले इसी के दरबार में रहे, बाकी बाद में अकबर के दरबार में नवरत्न रहे हैं। ठीक है भाई साहब, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या रहेगा? राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार इनमें से किस व्यक्ति को है? उस व्यक्ति का नाम बताइए जो सदन का सदस्य नहीं होता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन फिर भी सदन की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। तो वो व्यक्ति हो जाएगा राज्य का महाधिवक्ता। अगर केंद्र की बात करता तो वो होता है महान्यायवादी। महाधिवक्ता की बात करेंगे बच्चों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 165 है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसका जो है वेतन का निर्धारण और इसकी अवधि का निर्धारण, कार्यकाल का निर्धारण भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। हमें याद रखना है, एक होता है महान्यायवादी, एक होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। महान्यायवादी इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। तो महान्यायवादी का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 76 में है। यहां पर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति यहां पर किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और वहां पर नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोनों ही ऐसे लोग हैं, जैसे महाधिवक्ता की बात करें तो महाधिवक्ता जो है वो राज्य का सरकारी वकील होता है, वही महान्यायवादी केंद्र का सरकारी वकील होता है ना, केंद्र का सरकारी वकील होता है भैया। अगला देख लेंगे, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करी है? ब्लू वाटर पॉलिसी, हाँ भैया बताओ, ब्लू वाटर पॉलिसी किस व्यक्ति के द्वारा लागू की गई है? तो ये हो जाएगा वास्को डी गामा है, सॉरी अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, वास्को डी गामा है, नीनो डी कुन्हा है, या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी भारत के अंदर। ये पहला पुर्तगाली वायसराय था। ये पहला पुर्तगाली वायसराय है। पहला पुर्तगाली वायसराय जो है ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही हो जाएगा। अगर हम वास्को डी गामा की बात करें तो ये तो भैया एक नाविक है, जो कि 1498 में भारत में 1498 में आया था, और इसी ने समुद्री मार्ग के होते हुए भारत को खोज लिया था। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क से भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का या पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत के अंदर कौन है? तो यही हो जाएगा अल्बुकर्क। अगले प्रश्न को देखो, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है?
नगर निगम जो होती हैं, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता इनमें से किसके द्वारा की जाती है? तो भैया मेयर या महापौर होता है, मेयर या महापौर होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन से इसको चुनते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। मतलब इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, इसके निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? सभासद भाग लेते हैं, सभासद। और सभासद को जनता चुनती है, सभासद को जनता चुनती है। मतलब हमारे देश के अंदर जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनावों में सभासद जो है वो वार्डों से चुने जाते हैं और यही वार्डों से चुने गए सभासद ये एक मेयर या महापौर का चुनाव करते हैं। महापौर जिले का प्रथम नागरिक होता है ना, महापौर जो है ना ये जिले का प्रथम नागरिक होता है भैया। अगला देखो, 1930 में डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना या शुरुआत किसने करी है? भारत के अंदर 1930 में डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? जरा कमेंट कर दीजिएगा मेरे भैया। तो आप बोलेंगे सर ये कौन हो जाएंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हैं, इन्होंने ही डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की है। इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का जनक इनको कहा गया है, भारतीय संविधान का जनक, संविधान का जनक इनको कहा जाता है भाई, संविधान का जनक। इन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता करी है, प्रारूप समिति की अध्यक्षता इन्होंने करी थी और यही प्रारूप समिति कब बनी थी? तो 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 में समिति बनी है जिसमें 7 सदस्य शामिल थे। 7 सदस्यों में इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। इनका जन्म जो है वो 1891 में मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो 6 दिसंबर 1956 में हुई है। कहां पर भैया? तो इनकी मृत्यु हुई थी, जरा कमेंट करके बताओ कहां? दिल्ली में। और लेकिन इनको दफनाया कहां पर गया भाई? इनकी जो है कब्र कह सकते हैं या फिर इनकी जो अपनी जो कहां पर है भाई, कहां पर दफनाया गया इनको? हाँ भैया जरा बताओ, समाधि स्थल को क्या कहा जाता है इनके समाधि स्थल को? तो इनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है ना, नागपुर के अंदर चैत्य भूमि है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है? बताइए क्या हो जाएगा? भाग 20 है, भाग 2 है, 3 है, 5 है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों की अधिकार क्षेत्र रखने वाली एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है? भाग 20 है, 2 है, 3 है या भाग 5 है? तो न्यायपालिका की बात कर रहा है भैया, तो न्यायपालिका का जो प्रावधान हमको मिलेगा बच्चों वो कहां पर मिलेगा? तो भाग 5 में ही तो है, क्योंकि जो भाग 5 है वो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। आर्टिकल 52 से लेकर 151 में ये आपका भाग 5 है और यहीं पर आपको आर्टिकल मिलेगा 124 जो कि सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है, सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत की केंद्रीय विधायिका है, ठीक है। यहीं पर भाग 5 में क्या क्या पढ़ेंगे हम? तो भाग 5 में राष्ट्रपति है, भाग 5 में उपराष्ट्रपति हो जाएगा ना, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। भाग 5 में संसद हो जाएगी, संसद हो जाएगी। भाग 5 में लोकसभा और राज्यसभा हम पढ़ते हैं, लोकसभा और राज्यसभा हम पढ़ते हैं। और भाग 5 में कैग पढ़ते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग पढ़ते हैं। तो ये सभी चीजें भाग 5 में तो हम लोग पढ़ रहे होते हैं। जरा देखिए, और देखो यहां पर दे रखे हैं भाग 3 में, तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे। भाग 2 में तो नागरिकता हो जाएगी भाई, सिटीजनशिप, नागरिकता हो जाएगी बच्चों। भाग 20 में संशोधन है संविधान में, तो संविधान में संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ले लिए हैं। देखो, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है? इनको क्या बोलते हैं भाई? जैसे भी संसाधन हमारे देश में है उनको बचाकर रखना अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको संभावित संसाधन विकास बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं, संसाधन विकास बोलते हैं या संसाधन संरक्षण बोलते हैं। बताओ भैया क्या बोलते हो आप लोग इनको? तो 60 का आंसर आप लोग बोले ना, इसको बोलते हैं भाई क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट या एसडीजी कहा जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार कब प्राप्त हुआ? मतलब सेबी की जो स्थापना है मेरे भैया, वो सेबी की स्थापना कब हुई है? 1988 कहीं दे रखा है क्या? तो 1988 में सेबी की स्थापना हो गई थी, याद रखोगे भैया। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है?
ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो लिंगानुपात के मामले में तो आपका कौन सा हो जाएगा? लिंगानुपात के मामले में तो पुडुचेरी हो जाएगा भैया, 1037 है इसका, 1037 हो जाएगा इसका लिंगानुपात। सबसे कम दमनदीप का है 618, सबसे कम कहां का है? तो दमनदीप का हो जाएगा 618 हम दे सकते हैं, तो इसका हम डी लगा देंगे भाई। अगर आपसे पूछे कि भाई ये बताओ सर जी, ये बताओ कि भारत के अंदर राज्यों में भारत का लिंगानुपात तो 943 है, लेकिन राज्यों में सबसे ज्यादा कहां का है? तो केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है 1084 और हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है 879। यहां पर संघ शासित प्रदेशों की बात करें तो संघ शासित प्रदेशों में दमनदीप हो जाएगा, दमनदीप और दादरा नगर हवेली, यहां का कितना था? दमनदीप का 618 था, तो सबसे कम दमनदीप का, सबसे ज्यादा पुडुचेरी का। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा केरल का, सबसे कम जो है वो हरियाणा का हो जाएगा। देखो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं हिंदी और उसके बाद कौन सी आती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सबसे ज्यादा बोली जाती है आपकी हिंदी, और हिंदी के बाद दूसरी भाषा जो है वो उर्दू है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा भी उर्दू है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा भी कौन सी है? उर्दू है। 1979 के आसपास इसको भाई हमारे देश में दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया था उर्दू को, है ना भाई, उर्दू हो जाएगी। देखो जरा, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो सेवानिवृत्त सिविल सेवक, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या राज्यपाल द्वारा मनोनीत। तो 64 का आंसर करेंगे आप कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। लेकिन केंद्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पूछता, भाई केंद्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तब आप बोलते कि हमारे देश में जो क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या तो वर्तमान में रहा हो या पहले रहा हो, ये होता है। देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में आपका जालेपला तब तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? कौन सा ऐसा बल है? भाई सामान्य सी बात पूछी गई है, लद्दाख से काराकोरम तक मतलब वो तिब्बत के आसपास के क्षेत्रों में, तो क्या हो जाएगा भाई? आईटीबीपी हो जाएगा, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल, इसको हम बोलते हैं आईटीबीपी। आईटीबीपी जो है वो तिब्बत वाले जो बॉर्डर पर, तिब्बत वाले बॉर्डर पर आईटीबीपी ही रहता है। 65 की बात करेंगे, स्थापना इसकी 1962 में हुई। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। देखो जरा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? भाई परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून कौन बना सकता है भारत के अंदर? बताइएगा, कौन बनाएगा? तो पंचायत है, संसद है, राज्य विधानमंडल है, या संसद और राज्य विधानमंडल दोनों हैं? तो भाई अगर हम बात करेंगे यहां पर तो सीधी सी बात है, जो परमाणु ऊर्जा है ना वो केंद्रीय सूची का विषय है, परमाणु ऊर्जा राज्य सूची का विषय नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा पर तो जो कानून है बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को होगा। यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी भाई कि भाई ये बताओ सर जी कि परमाणु ऊर्जा के भारत में कौन कौन से केंद्र हैं? अगर हम परमाणु ऊर्जा की बात करें तो भारत में कौन कौन से केंद्र ऐसे हैं जो परमाणु ऊर्जा के लिए हैं? बताओगे जरा, परमाणु ऊर्जा के लिए कौन कौन से केंद्र हो जाएंगे? आज मैंने लगभग किसी स्टूडेंट से कमेंट इसीलिए लिए थे क्योंकि भाई आज क्वेश्चन को बढ़िया से एक्सप्लेन करके बनाना था। ठीक है, चलिए आपसे पूछ ले बच्चों, ये बताओ कैगा कहां पर है? कैगा कहां पर है ना? काकरा पार कहां पर है? काकरा पार कहां पर है? नरोरा कहां पर हो जाएगा भाई? रावत भाटा कहां पर है? तारापुर कहां पर हो जाएगा? कलपक्कम या कुडनकुलम कहां पर हो जाएगा? कलपक्कम या कुडनकुलम? तो कलपक्कम या कुडनकुलम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र यही है, तारापुर। रावत भाटा राजस्थान में हो जाएगा, नरौरा यूपी के बुलंदशहर में है, काकरापार गुजरात में है और कैगा कर्नाटक में है। तो भारत के अंदर परमाणु शक्ति के जो केंद्र हैं वो यही हैं भाई। ठीक है, चलिए बाकी निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय है? भारत के अंतर्गत कौन सा ऐसा है जो संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये आर्टिकल 338 बी हो जाएगा। नीति आयोग, भारत निर्वाचन आयोग। देखो नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग क्या है, पूछा क्या गया, एक वैधानिक। तो नीति आयोग जो है इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, है ना। हालांकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी नहीं है, लेकिन नीति आयोग दे रखा है तो पहले हम नीति आयोग की तरफ भी जाएंगे। अगला देखो,
प्रतिवर्ष डॉट 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 मानव द्वारा विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। बताओ भाई, तो ऐसा कौन सा संगठन है जो मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है? और ये क्वेश्चन आज के लिए हम रखते हैं होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी होमवर्क में इसका आंसर दीजिएगा। बाकी आप लोग जो है मस्त तरीके से होली मनाइए, जबरदस्त तरीके से। और आप लोग से मेरी ये अपेक्षा है, आप लोग से मेरी अपेक्षा ये है कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए भाई। आज की क्लास में जिन विद्यार्थियों को मैंने कमेंट नहीं लिए हैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि लंबी क्लास लेने से बेहतर पता क्या है कि मैं आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ छोटी क्लास। तो आज की क्लास 1.5 घंटे मुश्किल से रही होगी। अच्छे से पढ़ाई करिए भाई, और होली मनाइए, अच्छे से मनाइए, लेकिन किसी से झगड़ा मत कीजिएगा भैया, है ना। झगड़ा नहीं करना है, बढ़िया से होली मनानी है। कल जो है 4 तारीख है, कल मेरी क्लास नहीं रहेगी, लेकिन 5 तारीख से रेगुलर मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। क्योंकि कल होली का मुख्य पर्व है, तो कल भैया हम भी जो है अपने जो सगी संबंधी माता पिता जो है उनसे जो है अपना मिलन मिलाप करें। तो उसके बाद कल क्लास में नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि परसों से मेरी रेगुलर क्लास रहेगी जैसे जिस टाइम पर होती है। चलिए भाई, आप सभी को एक बार पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। इस क्लास की पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है GK GS बाय शैलेंद्र सर MD क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद भाई।